हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट 22 की या नीट 23 के एग्जाम के लिए, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी चाहिए या किसी कोचिंग को ज्वाइन करके तैयारी करनी चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए तो कहाँ कहाँ से वो पढ़ाई करें, और अगर किसी कोचिंग या इंडिविजुअल टीचर से पढ़ाई करनी है तो क्या क्राइटेरिया हो, किस बेसिस पे वो ये सिलेक्ट करें कि ये टीचर हमारे लिए बेस्ट है और इनसे पढ़ने पर हमारा 100% इस टॉपिक के अंदर तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या शुरू से आखिरी तक, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स से मॉडर्न फिजिक्स तक हमें एक ही टीचर ऐसा मिले जो सारे सब्जेक्ट सारे के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ा दे, या मैकेनिक्स अलग टीचर से पढ़े मॉडर्न फिजिक्स अलग टीचर से, क्या ज्यादा बेनिफिट वाला है। ठीक है ना। तो आज हम लोग हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो कोटा के अंदर जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमारी एक ही स्ट्रैटेजी होती है क्लासरूम में, वो है सीपीटी। अब आप कहोगे सर सीपीटी क्या है, तो सुनो, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीपीटी का मतलब ब्रेक करके मैं आपको समझाता हूं डिटेल से। सी स्टैंड फॉर कंसेप्ट। तो हर वो स्टूडेंट जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसका एम ये है कि यार मेरा फिजिक्स में 160 170 मार्क्स के ऊपर तो आए, जिससे मेरी रैंक बहुत अच्छी आए और मेरे को मनचाहा कॉलेज मिले, तो पहली चीज है यार उसके कंसेप्ट जो होने चाहिए ना वो सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। अब कहां से स्ट्रांग होंगे, बोलने से तो नहीं होंगे मेरे। ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल में आज आपको बताऊंगा। दूसरा, वो प्रैक्टिस जब करे तो उसका प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस भी टाइप के प्रॉब्लम जीरो से एडवांस लेवल के उसको फेस करने को मिले, आईआईटी एडवांस नहीं बोल रहा मैं, मेडिकल की बात कर रहा हूं, तो जिस भी तरीके के प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिले वो बहुत कम टाइम यानी 1 मिनट के अंदर उन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने में कैपेबल हो। तो प्रैक्टिस का पार्ट उसके बाद आता है। ठीक है ना। तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखे, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब आती है तीसरी चीज, वो है टेस्टिंग। तो इसकी क्या गारंटी है कि आपने जो चीज की है वो चीज आपको सिलेक्शन करवाएगी, तो वो चीज होती है टेस्ट। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारी ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी, फिर चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो। सबसे पहले सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि यार हम थ्योरी कहां से पढ़ें, प्रॉब्लम कहां से प्रैक्टिस करें और टेस्ट कैसे दें, है ना। तो पहले आते हैं थ्योरी पार्ट पर। तो आप खाली मेरा वीडियो ही नहीं, आप किसी भी टीचर का वीडियो देखोगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो एटलीस्ट 2 से 3 बुक से पढ़ो, 2 से 3 बुक से आपको थ्योरी पढ़नी है। कारण, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ी, तो एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज वे में थ्योरी दे रखी है, ज्यादा जल्दी समझ नहीं आती, तो आपने उसकी डिटेल के लिए एक और बुक ली, लेट्स से दैट आपने कोई रिफ्रेशर ले ली, क्लास 11th या क्लास 12th की जो डिटेल थ्योरी आपको समझाती है। फिर और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपने एससी वर्मा ले लिया। ठीक है ना। आपने एससी वर्मा से उसकी थ्योरी पढ़ ली। अब क्या हुआ, इन 3 डिफरेंट किताबों में आपके सामने 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए। ठीक है ना। अलग अलग तरीके से आपने राइटर की नॉलेज को गेन किया, अलग अलग तरीके से आपने उस बुक के प्रॉब्लम को लगाया, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा वास्ट हो गया। अब आप कहोगे सर ये 3 बुक पढ़ने में तो टाइम बहुत लगेगा, लगता है। तो सेल्फ स्टडी करके तैयारी करने का एक डिमेरिट ये कि ये करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और मजे की बात है टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। क्योंकि हम 1 साल के अंदर कॉम्पिटिटिव अप्रोच ला करके अपने गिवन टाइम के अंदर हमारे कॉम्पिटिशन को क्लियर करना चाहते हैं। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करते वक्त ये टाइम का प्रेशर बहुत बड़ा आ जाता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप 2-3 बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अल्टरनेटिव ये है कि अब इससे बचने के लिए स्टूडेंट टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली टीचर ऐसा होना चाहिए कि ये 2-3 बुक्स पढ़ने में जो आपको टाइम लग रहा है, एनसीईआरटी हो गया या रिफ्रेशर हो गया या एससी वर्मा हो गया, वही चीज वो टीचर बहुत कम शब्दों में, ठीक है ना, पर बहुत अच्छी तरीके से आपको डिलीवर कर दे। तो आपका 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जो थ्योरी पढ़ने में टाइम जाएगा, वही चीज वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देगा। तो ये हो गई टाइम सेविंग। तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी की जगह प्रेफर करते हैं टीचर को या कोचिंग को। तो अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है ना, हम कैसे इस चीज को पता लगाएं, ये टीचर जिससे भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, या ये कोचिंग जिसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में हेल्प करेगी। ठीक। तो मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ, खाली मेरे साथ ही नहीं, आप कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मेन क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पे हमें सिलेक्ट करना चाहिए टीचर को। ठीक है। क्या हम खाली 2-3 वीडियो लेक्चर्स देख लें या 2-3 जो अपने डेमो लेक्चर्स उनको देख करके सिलेक्ट कर लें, नहीं। जो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है वो होता है टीचर का क्लासरूम एक्सपीरियंस। ठीक है ना। वो क्लासरूम एक्सपीरियंस ही टीचर को एक
टीचर बनाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, कोटा के अंदर मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, ठीक है ना, अब मेरे को तकरीबन 17-18 साल हो गए मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, या तो ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग में पढ़ चुके होते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता फिजिक्स की वजह से, 100-120 मार्क्स उनके आ रहे होते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से मेरी ड्यूटी क्या स्टार्ट होती है, मेरा क्या यहां पर फर्ज बनता है। तो मेरा ये काम है कि जिन स्टूडेंट्स के 100-120 मार्क्स आ रहे हैं मैं उनको इस तरीके से बढ़ाऊं, ठीक है ना, कि उनके फिजिक्स में मार्क्स 160-170 आए, ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। तो यही मेरा एम है, और तो कोई दूसरा होगा नहीं। तो अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो, कोटा के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो हर तरीके का स्टूडेंट मिलता है, एवरेज भी होता है क्लास के अंदर, तो टॉप क्लास स्टूडेंट भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारी कोचिंग में पढ़ के आया भी होता है, 12th में पढ़ रहा है स्टूडेंट भी होता है। तो जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हर स्टूडेंट की हर चीज का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसको ये ना लगे कि ये बहुत हाई लेवल का लेक्चर है, और जो एडवांस स्टूडेंट होता है, जो टॉप क्लास स्टूडेंट, उसको ये ना लगे कि ये लो क्लास का लेक्चर है। तो अब ये कैसे इसको एक साथ सब चीज को सेटिस्फाई किया जाता है उसका तरीका सुनो। जैसे मान लो आपको मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया, अगर मैंने नॉर्मली बुक का किरचॉफ लॉ आपको पढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, आप खाली नॉर्मल लेवल के जो प्रॉब्लम्स होंगे बुक्स के अंदर वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, यूनिवर्सल, डीसी पांडे, ठीक है ना, मॉड्यूल्स के अंदर के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। बट दिक्कत ये होगी कि आप गिवन टाइम लिमिट में नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अगर एग्जाम में 1 मिनट का टाइम है तो आप 1 मिनट के टाइम के अंदर पूरा किरचॉफ लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होता है, कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाने से स्टूडेंट को समझ तो आ जाता है, बहुत से स्टूडेंट की ये भी क्वेरी रहती है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट को समझ तो आ जाता है, ठीक, प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, बट जब टेस्ट के अंदर देने जाते हैं प्रॉब्लम तो वहां हाथ पांव फूल जाते हैं, ठीक है ना, और वहां पर हमसे गिवन टाइम लिमिट के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो पाते। तो यहीं से जनरेट होता है कुछ अनकन्वेंशनल तरीके, ये स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद आते हैं, ठीक है ना, कि भाई पर्टिकुलर स्टूडेंट से मिले। अब ये एक बच्चा है, उसको हमने किरचॉफ लॉ सिखा दिया बट फिर भी वो नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, तो हमें कुछ रास्ता ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो स्टूडेंट उस चीज को एग्जाम के अंदर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और उसकी दिक्कत दूर हो। तो यहां डेवलप होते हैं कुछ अनकन्वेंशनल तरीके, ठीक है ना, इनको ट्रिक्स भी बोलते हैं, इनको अनकन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं। ये सारे अनकन्वेंशनल मेथड जब स्टूडेंट को सिखाए जाते हैं तो जाकर के स्टूडेंट प्रॉब्लम को गिवन टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पाता है, ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि क्या हमें ऐसा टीचर सिलेक्ट करना चाहिए जो शुरू से आखिरी तक हमें सिंगल टीचर पढ़ाए, या मल्टीपल टीचर से पढ़ना चाहिए। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको वर्पार एनर्जी का ब्रह्मास्त्र पढ़ाया, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र तो आप सब फेमस ब्रह्मास्त्र सारे वाकिफ हो। तो मान लो मैंने वर्पार एनर्जी का ब्रह्मास्त्र पढ़ाया, उसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी होता है, और उसका यूज मॉडर्न फिजिक्स में भी होता है, और उसका यूज रोटेशनल मोशन में भी होता है। अगर मेरे से आपने सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ी होती तो वो ब्रह्मास्त्र सिर्फ मैकेनिक्स तक सीमित रहता। नया टीचर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाता तो उसे नए सिरे से वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ानी पड़ती, ठीक है ना, आप रिलेट नहीं कर पाते। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अलग तरीके से लगाता। तो सिंगल टीचर से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि उसको पता है कि उसने चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाई हुई हैं, और वो आपको आराम से लिंकअप करा लेगा, ठीक है ना, कि यार देखो मैंने इस टॉपिक के अंदर ये चीज आपको बताई थी, अब देखो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर हो रहा है। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है ना, और वो चीजों को बहुत आराम से रिलेट कर पाता है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी क्यों लग रहा है, या पोटेंशियल के अंदर अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे तो हमें पोटेंशियल नहीं आएगा, तो उसका क्या कारण है। तो ये सारी चीजें सिंगल टीचर से पढ़ने का हमेशा बेनिफिट होता है, जो टीचर आपको शुरू से आखिरी तक पढ़ाए, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी में आपको एटलीस्ट 2 से 3 बुक्स पढ़नी है, और किसी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो क्लासरूम में एक्सपीरियंस देखना है, और सिंगल टीचर आपको शुरू से आखिरी तक पढ़ाए ये आपने चेक करना है। अब एक चीज और है जिस पे मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इंटरैक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि वो नॉर्मली स्टडी बुक्स हैं जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं, जिसके अंदर डेरिवेशन है, जिसके अंदर कोई ह्यूमर नहीं है, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई हमें इंटरैक्ट करने वाला नहीं है। तो क्या होता है जब हम बुक से पढ़ते हैं तो जनरली बोर हो जाते हैं। ये नॉवल नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका दिमाग लगा रहेगा पूरी तरीके से। तो ये हमारी नॉर्मल 12th क्लास की हैं, उसके ऊपर की बुक्स हैं, जिसमें क्या होता है हम जनरली बोर हो जाते हैं। इससे एफिशिएंसी 70 to 80% रह जाती है, ठीक है ना। बुक पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट का वो आउटपुट नहीं आ पाता जो जनरली आना चाहिए। तो प्रेफरेबल मेथड
टीचर हो गया, ठीक है ना। अब टीचर, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो इंटरैक्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है ना, कि हम किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। तो लेक्चर के अंदर हर चीज मैंने कवर की हुई है, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटी पे आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, बट आपका इंटरैक्शन बना रहे, क्योंकि पूरी ईयर लॉन्ग तैयारी है ना, तो आप बोर हो सकते हो, ऐसा हो सकता है नहीं यार थोड़ा हम ब्रेक ले लेते हैं, तो आपका पूरा इंटरैक्शन बना रहे, मन लगा रहे, आपका मन ना करे कि फिजिक्स यार हम छोड़ करके कुछ और पढ़ें। तो इसके लिए मैंने कुछ नई अप्रोच इस साल लगाई है। वो ये है कि इन इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे आप डॉक्टर बने, उसके बाद आपने एमएस किया या जो भी आपने पोस्ट डिग्री करी, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। अब प्रैक्टिकल कोई घर पे बैठ करके तो आएगा नहीं, ठीक है ना, उसको लाने के लिए हमें प्रैक्टिकली चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने भी वही अप्रोच पर फिजिक्स में काम किया है। मैंने ये कुछ एनिमेशंस लिए हैं, ठीक है ना, ये मेरे बनाए हुए हैं। इनका बेनिफिट ये कि जब आप चीजें सामने होते हुए देखोगे ना, अगर आप क्लास में बैठे होते तो मेरे को आपकी शक्ल देख करके पता चल जाता कि हाँ यार ये स्टूडेंट इस जगह अटक रहा है, तो इसको और थोड़ा कंसेप्ट रिफाइन करके पढ़ाओ। बट सब बच्चों को घर पे बैठ करके सारी चीजें समझ आ जाए, उसका बेस्ट पॉसिबल वे मेरे को ये लगा कि मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊं, ताकि स्टूडेंट का कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज ना रहे। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये अपना ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मेडिकल में आया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे ट्रक से बॉक्स पूरा गिरते हुए दिखाया जा रहा है, ये रिलेटिव मोशन में बॉक्स चल रहा है। तो इससे क्या होता है, पूरी फील आ जाती है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखोगे कि चार्ज का लीकेज शार्प पॉइंट से क्यों होता है, तो उसका पूरा एक एनिमेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही आप रिलेटिव मोशन में देखोगे कि रेन मैन प्रॉब्लम में बारिश की बूंदें कैसे इंसान के हिसाब से चलती हैं, तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम मैंने वहां पर मैनेज किया हुआ है। तो लेक्चर्स बहुत ज्यादा आपको इंटरैक्टिंग लगेंगे, ठीक है ना, आप बोर नहीं होगे और आपका मन लगा रहेगा फिजिक्स पढ़ने के अंदर। तो सबसे पहले कंसेप्ट अच्छे से सीखना, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। कंसेप्ट के अंदर 0 से एडवांस लेवल तक का सारा चीज रहना चाहिए। एनसीईआरटी की जो चीजें हैं वो मैंने रखी हुई हैं, ग्राफ्स रखे हुए हैं, आपके लिए बेसिक थ्योरी रखी हुई है। ये नहीं कि एनसीईआरटी की स्लाइड बाय स्लाइड पूरी उठा करके लगा दी, फिर मेरी क्या जरूरत है, ठीक है ना, फिर तो एनसीईआरटी पढ़ लो। तो एनसीईआरटी में जो काम की चीजें हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए, जैसे कुछ फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम हो गए, तो मैंने वो इंट्रोड्यूस करें। एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स हो गए जो मेरे को लगता है स्टूडेंट को दिक्कत दे सकते हैं और वो बेकार में बाद में डाउट में आएंगे, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कराए हुए हैं। एससीवी के प्रॉब्लम्स मैंने कराए हुए हैं लेक्चर्स के अंदर, जो आपके मेडिकल लेवल के लिए जरूरी है, आईटी एडवांस के लिए, ठीक है ना। एससीवी पूरी नहीं करनी होती है, आईटी एडवांस के लिए वो चाहिए होती है। आपको एससीवी का कुछ पार्ट जितना जरूरी है मैंने कराया हुआ है। अब दूसरी चीज पर आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट को डिफरेंट ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट बुक्स की जरूरत होती है। कोई बच्चा डीसी पांडे यूनिवर्सल लगाता है, साथ में कोचिंग का मॉड्यूल भी लगाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक चैप्टर उसने सिलेक्ट किया, काइनेमेटिक्स ले लो, तो काइनेमेटिक्स के अंदर वो बच्चा क्या करेगा, 2-3 बुक से जब प्रॉब्लम लगाएगा तो इकट्ठे करते करते, यार किसी भी किताब में 150-200 से कम तो प्रॉब्लम होते नहीं, तो ऐसे इकट्ठे करते करते काइनेमेटिक्स के अंदर 700-800 प्रॉब्लम हो जाते हैं। शुरू में तो क्या होता है, लगा लेते हैं, जोश होता है, बट जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते हैं बुक्स कम होती चली जाती हैं, ठीक है ना। क्या एक ही बुक के ऊपर लास्ट में जाके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है, हर साल ऐसा होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, आपको 700-800 प्रॉब्लम नहीं लगाने, ठीक है ना, क्योंकि इतने तो कंसेप्ट ही नहीं है काइनेमेटिक्स के अंदर। आप क्या करते हो, आपने एक ही कंसेप्ट के ऊपर 50-60 प्रॉब्लम लगा डाले, अरे हाँ अब मेरे को आ जाएगा। यार एक कंसेप्ट के ऊपर 1 से 2 प्रॉब्लम बहुत हैं जो आपको आराम से फील करा देंगे, क्लास में भी तो आप पढ़ रहे हो। तो मैंने क्या करा है कि मैंने हैंड पिक्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस शीट रखी हुई है, ज्यादा नहीं है, 150 to 200 प्रॉब्लम पर चैप्टर है। ये उन 1000 प्रॉब्लम को करने के कंपैरिजन में बहुत कम है और उन 1000 प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो एक एक प्रॉब्लम आपका पूरे चैप्टर का एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए डिजाइन करी गई है। तो हमेशा मैं बोलता हूं पहले प्रैक्टिस शीट लगाओ, फिर आप कहीं का भी प्रॉब्लम करोगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। अगेन सेल्फ स्टडी करके करते हो तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप मेरे साथ या कोचिंग के साथ करते हो तो आपको वही सारी चीजें कंप्रेस्ड वे में एक प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में मिल जाती हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम होंगे जो मैंने लेक्चर में कराए हुए हैं, बट मैंने रिवीजन के लिए आपको फिर भी टिक करके दिए हैं। और एससीवी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे में आते हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चन का हमें टेस्ट होना चाहिए, हर तरीके के क्वेश्चन की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गया मेन प्रैक्टिस का पार्ट, जिसमें 1000 प्रॉब्लम नहीं, पर इतने जरूर करने हैं जितने हमारे कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है। अब तीसरी चीज पर आते हैं जो रहती है टेस्टिंग की टेक्निक। अब यहाँ क्या होता है, टेस्टिंग की टेक्निक में
बहुत से स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं वो टॉपिक वाइज शुरू में टेस्ट नहीं देते, थोड़े लेजी हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम लास्ट में जाकर के फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा। नहीं, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा या आपने ऑप्टिक्स पढ़ा या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो साथ साथ में आप उस टॉपिक के टेस्ट दो। टेस्ट से पता है क्या होता है, एक तो हमें एग्जाम लायक कंडीशन के हिसाब से पता चलता है कि यार 45 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने हैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, वो हम अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक अभी हमारे वीक रह गए, ठीक है ना, साथ के साथ वीक रह गए तो साथ के साथ उनको क्लियर कर लिया। तीसरा, हमें ये पता चलता है कि कौन से अभी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे गिवन टाइम लिमिट के अंदर, तो उनको हम रीथिंक कर सकते हैं, उनको हम रीडिजाइन कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट मस्ट है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं नहीं हम टेस्ट बाद में देंगे, गलत कर रहे हो, आपको टॉपिक के साथ टेस्ट देना ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब टेस्ट देने के साथ साथ जो डाउट्स होते हैं, जनरली सेल्फ स्टडी करते वक्त ये डाउट वाला पार्ट थोड़ा रह जाता है, बट यहां पर मैंने आपको स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए हैं। जो लेक्चर के स्टूडेंट है, वीडियो लेक्चर के स्टूडेंट है, उनके लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जहां हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी है, ठीक है ना, जो उनके डाउट्स लेती है, उनके एक एक चीज को क्लियर करती है। तो आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो, डाउट को क्लियर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है ना। डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डाउट एक बार क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, आप परेशान नहीं हो। और किसी भी डाउट को लेकर के ये नहीं 10 15 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठे हुए, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो मैंने हमेशा बोला नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको डाउट सेशन के लिए रख लो, जैसे ही डाउट क्लियर हो जाए वापस से उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये नहीं उसको सुबह से शाम तक लेके बैठे हुए हो। तो प्रॉपर डाउट के लिए आपको डाउट फैकल्टीज दी गई है, ठीक है ना, आपको डाउट ग्रुप दिया गया, आप उसके अंदर डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आप इस सीपीटी टेक्निक के ऊपर चलते हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हो, सेल्फ स्टडी करके या टीचर सिलेक्ट करके, कैसे सिलेक्ट करना है मैंने आपको पूरा बता दिया, प्रैक्टिस करते हो 1000 क्वेश्चन की नहीं, उन 150 से 200 प्रॉब्लम की जो आपको उन 1000 के बराबर तैयारी करा दें, और अगर आप टेस्ट देते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर स्कोर जो आप सोचते हो कि मेरा फिजिक्स के अंदर स्कोर यार 160 170 तो आना ही चाहिए, वो बिल्कुल अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं हमें सर से ही पढ़ना है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं उनको जो मेरे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं एक बार मैं उनकी डिटेल उनको दे देता हूं, ठीक है ना, ताकि वो ये समझे कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। इंटरैक्टिव लेक्चर तो मैं आपको बता ही चुका कि एनिमेशंस मैंने रखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी 2 कोर्स हैं। इस बार जो वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है ना, वो ग्रीन और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है ताकि आंखों पर स्ट्रेन आपके थोड़ा कम पड़े। लेक्चर पूरी तरीके से आपके इंटरैक्टिव है। लेक्चर में शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब आप देखोगे बेसिक मैथ्स से लेकर के मॉडर्न फिजिक्स तक मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो शुरू से आखिरी तक आपको मैंने ही पढ़ाया हुआ है। इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैंने वहाँ एनिमेशंस का यूज़ किया हुआ है। एनसीईआरटी से लेके एग्जाम्पलर तक हर तरीके की चीज़ वहाँ पर कवर करी हुई है। एचसी वर्मा के जो मेडिकल के लिए प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी लेक्चर के अंदर कवर्ड है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद मेरे हिसाब से फिर फिजिक्स का डर तो जनरली स्टूडेंट का छूमंतर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब लेक्चर में जो हमारे पास 2 पैकेजेस अवेलेबल हैं, मैं एक बार उनकी छोटी सी डिटेल आपको दे दूं। तो एक है डाउनलोडेबल कोर्स, एक है नॉन डाउनलोडेबल बजट फ्रेंडली कोर्स। ये बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कोर्स जनरली वो स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है जिनको सब कुछ चाहिए, ठीक है ना, कि मेरे को डीपीपी भी चाहिए, प्रैक्टिस शीट भी चाहिए, मेरे को एनसीईआरटी के हाईलाइटेड प्रॉब्लम भी चाहिए, मेरे को टेस्ट भी चाहिए, मेरे को डाउनलोड फैसिलिटी भी चाहिए। तो जिनको सब कुछ चाहिए उनके लिए प्रीमियम कोर्स है। डाउनलोड ऑप्शन, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के अंदर, ठीक है ना, फोन में जो ऐप होती है उसके अंदर लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, ऐप के अंदर, और फिर आप इसको ऑफलाइन मोड पर, मतलब बिना इंटरनेट यूज करे देख सकते हो। और ये कोर्स जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई इंटरनेट स्पीड है, ठीक है ना, हाई कनेक्टिविटी है, और जिनको डाउनलोड ऑप्शन नहीं चाहिए वो ये बजट फ्रेंडली कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो, आपकी इंटरनेट स्पीड सही होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस कोर्स के अंदर पहली चीज तो मैंने बताया डाउनलोड ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों की इंटरनेट स्पीड लो है, ठीक है ना, जो हर टाइम इंटरनेट को नहीं यूज करना चाहते, जो ये चाहते हैं बस हमने लेक्चर एक बार डाउनलोड कर लिया फिर हम इसको कभी भी देखें, तो वो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। दूसरा,
इस कोर्स के अंदर मैंने डीपीपी प्रोवाइड करी हुई है। डीपीपी ओरिजिनली कोटा में ही ओरिजिनेट हुई है। डीपीपी का पर्पस क्या होता है कि आपने टॉपिक पढ़ा, लेक्चर देखा, ठीक है ना, या लेक्चर आपने टीचर से पढ़ा, तो अब उसके बाद लेक्चर पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो ऑब्वियसली लेक्चर के दौरान पढ़ाई गई चीजें हमारी बहुत अच्छी तैयार हो जाती हैं। तो मैंने इसमें डीपीपी प्रोवाइड करी हुई है। इसमें डीपीपी नहीं है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो जिन बच्चों के पास बहुत सारी कोचिंग का मटेरियल है, ठीक है ना, जिनके पास हर तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लेक्चर देखा, जैसे मान लो मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी का लेक्चर पढ़ाया, तो आपने स्पीड एंड वेलोसिटी की कोई भी एक मान लो बुक उठाई, यूनिवर्सल ले ली, डीसी पांडे ले ली, स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक के प्रॉब्लम कर लिए जो भी उस लेक्चर के दौरान मैंने कराए हुए हैं। तो अल्टरनेटिव ये है कि आप कोई बुक से कर सकते हो। तीसरी चीज, इसके अंदर टेस्ट भी प्रोवाइडेड है, इसमें टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सोचते हो बाद में यार हम टेस्ट लेकर के काम चला लेंगे, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। बट अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये दो कोर्सेज डिजाइन किए गए। इनकी प्राइसिंग लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल सेम रखी गई है, वो आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज और है, किसी भी कोर्स को बाय करने से पहले अगर आपको कुछ चाहिए कि डेमो लेक्चर्स कैसे होते हैं, तो YouTube पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो आप YouTube के कमेंट्स देख सकते हो, या प्ले स्टोर पर ऐप को जब रिव्यू करते हैं स्टूडेंट, आप उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक और बात मैं बोलूंगा, जब भी आप कोर्स बाय करो तो उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन जरूर डिटेल से पढ़ लो। हर चीज मैंने ट्रांसपेरेंट वे में वहां पर बताई हुई है कि कौन सी चीज किस कोर्स के अंदर अवेलेबल है, कहां एक्सेसिबल है, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन आगे किसी स्टूडेंट को ना रहे। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। एक लास्ट बात, मैं ये चाहता हूं मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट जुड़े जो मेहनत करने को रेडी हों, क्योंकि देखो ये ईयर लॉन्ग तैयारी है, ये मजाक में नहीं चलती। क्या आपने एक महीना सोचा कि हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, नहीं 3 महीने हम आराम करेंगे। तो जो स्टूडेंट मेहनत करना चाहता है, हार्डवर्क करना चाहता है, पूरे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ लगना चाहता है, तो मेरा हाथ पकड़ करके आप चलो। अगर आप में हार्डवर्क और डेडिकेशन नहीं है तो प्लीज आप इस कोर्स को मत लो, ठीक है ना। तो सिर्फ वही बच्चे मेरे साथ जुड़े जो पूरी तरह मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, और नीट 2022 के अंदर या 23 के अंदर ये चाहते हैं कि उनका फिजिक्स का स्कोर बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हो, 160 170 को टच करे, जिससे उनका ड्रीम कॉलेज मिले, ठीक है ना। तो ये मेरी गारंटी है कि ये पढ़ने के बाद, ठीक है ना, मेरे से पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमें फिजिक्स नहीं आई, आप यही कहोगे कि हमने अच्छी खासी फिजिक्स सीखी है, अब हम आराम से कॉलेज में जा सकते हैं, बिना किसी डर के नीट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप अपने चॉइस का कोर्स ले सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको अपनी बात डिटेल से समझा दी है। अब आप सेल्फ स्टडी करो या मेरा हाथ पकड़ करके चलो, वो चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच।